मैंने तुम्हें सारी मालूमात बहम पहुंचा दी हैं। अब लाहे अमल तरतीब देना तुम्हारा काम है। तुम किस तरह काम करते हो मुझे इससे कोई गरज नहीं, बस कामयाबी यकीनी तौर पर होनी चाहिए। मैंने अचानक ही सवाल किया, डी फॉस्टर कहाँ है? किंग एटलस गहरी नजरों से मुझे देखने लगा। उसने कहा, डी फॉस्टर से मुलाकात के बगैर तुम ये काम नहीं कर सकते। मैंने कहा, नहीं, ये मामला बहुत गंभीर है और मैं कोई पहलू तिश्ना नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए अगर आप उससे हमारी मुलाकात का बंदोबस्त कर दें तो मामलात मेरे जहन में साफ हो जाएंगे और हम ज्यादा बेहतर तौर पर काम कर सकेंगे। किंग एटलस सर खुजाने लगा। चंद लम्हा तक वो किसी बात पर गौर करता रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें उससे मिलवा तो सकता हूँ, लेकिन इस तरह खतरात बढ़ जाएंगे। मैंने कहा, खतरात की मैंने न तो माजी में कभी परवाह की है और न ही मुस्तकबिल में ऐसा कोई इरादा है। किंग बोला, इसके लिए तुम्हें खासा तवील सफर करना पड़ेगा। मैंने कहा, परवाह नहीं है, मेरा ख्याल है हमारा कमीशन ही करोड़ों डॉलर्स तक जा पहुंचेगा और इतनी रकम हासिल करने के लिए मैं जहन्नम तक सफर करने को भी तैयार हूँ। किंग के होंठों पर मुस्कुराहट नजर आई। बोला, ठीक है, मैं तुम्हें रोडाइल्बू के पास भेज देता हूँ, वो तुम्हें डी फॉस्टर से मिलवा देगा। डी फॉस्टर उसी की हिफाजत में है। मैंने पूछा, ये रोडाइल्बू कौन जाते शरीफ है? किंग बोला, हमारे खानदान का ही एक फर्द है, उसका भी एक ऐसा ही कैंप है जैसा मेरा है। मैं तुम्हें उसके पास भेज देता हूँ, लेकिन जो कुछ भी करो बेहद मोहतात होकर करना। दुश्मन चारों तरफ बिखरे हुए हैं और हमारी हर नक्लो हरकत पर उनकी नजर है। मैंने कहा, हम इस काम को करने की जिम्मेदारी कबूल कर चुके हैं, इसलिए ये बातें सोचना हमारा काम है। हमें आप रोडेल्बो के पास भेजने का बंदोबस्त कर दें। डी फॉस्टर से मिलने के बाद हम काम का आगाज कर देंगे। वैसे क्या डी फॉस्टर को इल्म है कि कौन कौन से ममालिक के एजेंट उससे राब्ता कायम कर चुके हैं? किंग एटलस ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। दरअसल ये मामलात बहुत ही पेचीदा हैं और हमारे लिए नए भी हैं। हम तो स्मगलर किस्म के लोग हैं। मुल्क की राजों की खरीदो फरोख्त का हमें कोई तजुर्बा नहीं है। इसी बिना पर डी फॉस्टर मायूस हो चला है। क्या मैं पूरे एतमाद से तुम्हें उसके पास भेज सकता हूँ? मैंने चालबाजी से काम लेते हुए कहा, ये फैसला करना तो आपका काम है अंकल, लेकिन फैसला तो आप पहले ही कर चुके हैं। आपने हम पर अंधा एतमाद किया है और हमें इतने अहम राज में शरीक कर लिया है, वरना ऐसे मामलात की तो कोई किसी को हवा भी नहीं लगने देता। किंग ने कहा, बस मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था। तुम तो खुद बेहद मामला फहम आदमी हो। तुम्हें अंदाजा है कि इस मामले को राज में रखना ही सबसे अहम बात है। तुम्हारी सलाहियतों ने मुझे बेहद मुतासिर किया है और न जाने क्यों मुझे यकीन है कि तुम इस मामले को कामयाबी से पाया तकमील तक जरूर पहुंचाओगे। तहजीब ने कहा, हम आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। आप हमारी रवानगी का बंदोबस्त कर दीजिए। किंग एटलस बोला, तुम दोनों तैयार रहो। जैसे ही किसी मुनासिब जरिए का बंदोबस्त हुआ मैं तुम्हें रोडेल्बो के पास भिजवा दूंगा। तहजीब ने कहा, ठीक है अंकल, हम तैयार हैं। किंग ने कहा, तुम दोनों अब यहीं मुकीम रहो, तुम्हारा सामान यहीं पहुंच जाएगा। और वो हमें वहीं छोड़कर चला गया। हमारा ठिकाना तब्दील हो गया था, लेकिन चूंकि ये जगह भी बहुत आरामदेह थी, इसलिए इस तब्दीली से हमारी सेहत पर कोई असर न पड़ा। किंग के जाने के बाद मैंने आंखें निकाली। ये क्या हरकत थी तहजीब? तुम तो किंग के साथ मिलकर मुझे टोनी के हाथों मरवाने पर ही तुल गई थी। तहजीब हंसने लगी, बोली, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर बड़ा नाज है अली। इसलिए जब किंग मुझे कैंप में मिला और उसने पहले ही की तरह फिर इस बात पर शुबे का इजहार किया कि हम दोनों ने किस तरह उन हमला आवरों का मुकाबला किया होगा, तो मैंने उससे कहा कि वो तुम्हारी सलाहियतों का इम्तिहान कर ले। वो फौरन ही रजामंद हो गया और उसने ये तजवीज पेश की कि किसी तरह तुम्हें मशरकी पहाड़ियों तक बुलवाएगा और रास्ते में उसका एक आदमी तुम्हें मुतवज्जे करके तुम्हारा मुकाबला करेगा। उसका कहना था कि अगर उसका आदमी तुमसे शिकस्त खा गया तो उसका तरद्दुद दूर हो जाएगा। बताओ, ऐसी सूरत में उससे मुत्तफिक होने के सिवा और क्या चारा था? वो कमबख्त इस तजवीज को फौरन ही अमली जामा पहनाने पर भी मुसर हो गया। मैंने कोशिश की थी कि किसी तरह इस तजवीज पर अमल दरामद मुलतवी करवा दूं और तुम्हें उसके अज़ाइम से आगाह कर दूं, मगर उसे भी इस चीज का अंदाजा था। अगर मैं उससे ज्यादा 3-5 करती तो क्या वो हमारी तरफ से मशकूक न हो जाता? मैंने गुस्सीले लहजे में पूछा, और वो चाकू वाला क्या मामला था? तहजीब बोली, किंग ने टोनी से कहा था कि वो फायर करके तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे कर ले और उसके बाद दुबदू तुमसे मुकाबला कर ले। टोनी ने बताया कि उसके पास एक चाकू भी है, क्या वो चाकू इस्तेमाल कर सकता है? किंग ने उसे सख्ती से मना कर दिया, बल्कि वो तो उससे चाकू वापस ले रहा था। लेकिन दरमियान में मैंने मुदाखलत की और टोनी को चाकू के इस्तेमाल की इजाजत दी थी। किंग ने मुझे भी समझाना चाहा कि टोनी चाकू इस्तेमाल करने का माहिर है और उससे तुम्हारी जिंदगी को यकीनी खतरा लाहक हो जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कहा कि तुम चाकू के इस्तेमाल में माहिर तो नहीं हो, मगर इसके अलावा तुम में ऐसी हैरत अंगेज खुसूसियात मौजूद हैं जिनके सामने चाकूबाजी के माहिर की हैसियत बच्चों की सी होगी। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, किसी ने सच कहा है, नादान दोस्त के मुकाबले में दाना दुश्मन बेहतर होता है। अरे मैं पूछता हूँ, इस हिमाकत की जरूरत क्या थी?
चाकू मेरे लग भी सकता था। तुमने उसकी महारत नहीं देखी? वो बोली, जब उसने तुम पर चाकू निकाला था और मैंने उसके सामने तुम्हारी हालत देखी थी तो सच्ची बात है मुझे अफसोस होने लगा था कि मैंने उसे इसकी इजाजत क्यों दी। इस दौरान मेरे जिस्म का आधा खून तो यकीनन खुश्क हो गया होगा, लेकिन अब सोचती हूँ कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैंने संजीदगी से कहा, हाँ तहसीब, किंग पर गहरा एतमाद कायम करने के लिए ये बहुत जरूरी था। अब वो हमारा बेदाम गुलाम बन गया है। वो बोली, लेकिन तुमने ये बहुत अच्छा किया कि जब राइफल तुम्हारे कब्जे में आ गई थी तो तुमने उसे गोली नहीं मार दी और उसका मुकाबला दुबदू किया। इस तरह किंग पर और ज्यादा रो पड़ गया। मैंने कहा, अरे तो क्या मैंने वो सब किसी को दिखाने के लिए किया था? मैं तो टोनी पर पहले से उधार खाए बैठा था। उसकी जगह कोई और होता तो मैंने उसे गोली मार कर अपनी राह ली होती। तहजीब बोली, इन सारी बातों को हम ताईद इज़्दी के अलावा कुछ और नहीं कह सकते। अब देखो, खैरियत से डिफॉस्टर तक पहुंच जाएं तो बात है। मैंने दफतन चौंक कर कहा, तुमने बट के बारे में भी कुछ सोचा? हमारा ठिकाना तब्दील हो गया है और उसे इल्म तक नहीं है। तहजीब ने कहा, हमें इतना मौका ही कब मिला कि हम उसे मुत्तला कर सकें। अब ये भी मालूम नहीं कि रोडेल्बो से मुलाकात के बाद हालात किस किस्म की करवट लेंगे। मैंने कहा, गोया बट को इस तब्दीली से आगाह करने की कोई सूरत निकाली जाए। वो बोली, सच्ची बात तो ये है कि मैं बट की तरफ से ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ, इसलिए कि वो शिकारी कुत्तों की तरह बू सूंघता हुआ हम तक पहुंच जाता है। अगर वो हम तक पहुंचने में नाकाम हो गया तब भी कम से कम वो वापस तो जा ही सकता है। इसीलिए मैं उसे कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। वैसे भी इसका मौका नहीं है। दोपहर तक हमारा सामान हमारे पास पहुंच चुका था, जिसे इससे कबल छोलदारी से चौबी मकान में मुंतकिल किया गया था। वो दिन हमने उसी लग्जरी गार में बसर किया। हमें किसी किस्म की तकलीफ नहीं थी और हमारे खाने पीने का माकूल बंदोबस्त कर दिया गया था। दिन के बाद रात भी सुकून से बगैर किसी वाक़े के गुजर गई। अगले रोज सुबह 9:30 बजे के करीब बाहर किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैंने बाहर निकल कर देखा, किंग एटलस एक लैंड रोवर से उतर रहा था। मैं उसके साथ अंदर वापस आ गया। किंग ने मुझसे कहा, ये गाड़ी तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है। मैंने खुफिया जराए से रोडेल्बो को इत्तला भिजवा दी है, वो तुमसे मुकम्मल ताउन कर लेगा। मैंने कहा, लेकिन उसने डिफॉस्टर को कहाँ रखा है? हमारा मकसद तो डिफॉस्टर से मिलना है। किंग बोला, ये बात तो तुम्हें रोडेल्बो ही बता सकता है कि उसने डिफॉस्टर को कहाँ रखा है। मैंने हैरत से कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि डिफॉस्टर कहाँ है? किंग बोला, नहीं, दरअसल खतरात इतने बढ़ चुके हैं कि हम उसे छुपाए छुपाए फिर रहे हैं। उसकी जिंदगी खतरे में है और वो खुद भी कुछ बददिल सा हो गया है। लेकिन अब हम इस सारे मामले में इस हद तक फंस चुके हैं कि अगर खुद डिफॉस्टर उससे दस्तबरदार होना चाहे तब भी हम उसे इसकी इजाजत नहीं दे सकते। मैंने कहा, मैं समझता हूँ अंकल, किसी रास्ते पर काफी आगे बढ़ जाने के बाद वापसी आसान नहीं होती। किंग बोला, हाँ, और फिर खुद हम भी तो उससे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर चुके हैं। मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि दौरान सफर हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ सकती है आपने उनका बंदोबस्त भी कर दिया होगा। किंग ने कहा, मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी भी मौके पर तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस न होने पाए। मैंने तुम्हारे लिए हथियारों का इंतजाम भी कर दिया है। अगरचे इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी, तहाँ महज एहतियात के पेश नजर मैंने हथियार फराहम करना भी जरूरी ख्याल किया। तहजीब ने पूछा, उन लोगों के बारे में कुछ पता चला अंकल जिन्होंने कैंप पर हमला किया था? वो लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था? किंग ने कहा, मैंने उनके बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं। वो रूसी थे और उन्होंने इस हमले के लिए ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया था जो मेरे मफादात के बदतरीन दुश्मन हैं। उनकी खिदमात खती रकम खर्च करके हासिल की गई थी और इस हमले से उनका मकसद सिर्फ ये था कि मुझे खौफजदा कर दें ताकि बाद में वो मुझे ब्लैकमेल कर सकें। तहजीब ने कहा, लेकिन हमारी मुदाखलत की वजह से उनकी स्कीम धरी की धरी रह गई। अब शायद वो दोबारा कैंप की तरफ आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत न कर सके। किंग बोला, हाँ, उन लोगों से तुम्हारा टकराव मेरे लिए बहुत मुफीद साबित हुआ। मेरे कई मुखालिफिन मारे गए और अब कम से कम मकामी लोगों में से तो कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि मेरे कैंप पर हमला करे। मैंने कहा, लेकिन अंकल, रूसियों के अलावा और मुल्कों के एजेंट भी तो होंगे। किंग एटलस बोला, हैं, लेकिन रूसी इस मामले में जरूरत से ज्यादा सरगर्म है और अब मुझे इत्तला मिली है कि कुछ इसराइली एजेंट भी यहाँ पहुंच गए। तहजीब बोली, गोया इस वक्त हैम्बर्ग जासूसों के अखाड़े में तब्दील हो चुका है। किंग ने कहा, हाँ बिल्कुल, और तुम्हें जासूसों के इस झुरमट में रहकर काम करना है। और हाँ, मुझे 4 रूसियों की मौत की इत्तला भी मिली है। वो चारों रूसी एजेंट थे जिन्हें डिफॉस्टर की रिहाइशगाह पर साइनाइड के जरिए हलाक किया गया था, लेकिन उनकी हलाकत का जिम्मेदार हम में से कोई भी नहीं है। ये किसी और का ही कारनामा है। मैंने हैरत से कहा, डिफॉस्टर की रिहाइशगाह? किंग बोला, पहले वो एवरग्रीन के हट नंबर 17 में मुकीम था। जब वहां उसे खतरा महसूस हुआ तो वो वहां से निकल कर मेरे पास आ गया। ये बात मालूम नहीं हो सकी कि रूसी उस हट तक किस तरह पहुंचे थे और उन्हें हलाक किसने किया।
ताहम अगर डिफॉस्टर बर वक्त वहां से निकल न गया होता तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। मेरी निगाह में वो शख्स घूम गया जिससे मेरी मुलाकात हट नंबर 17 में हुई थी। वो बड़ी चालाकी से मुलाजिम बनकर मुझे जुल देकर वहां से निकल गया था, लेकिन उसका चेहरा मेरे जहन पर नक्श हो गया था और उस वक्त भी उसकी तस्वीर मेरी निगाहों में घूम रही थी। फिर किंग एटलस की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो बोला, अगर तुम रवानगी के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें रास्तों की तफसीलात समझाए देता हूँ। मैंने चौंक कर कहा, जी हाँ, जाहिर है रास्ता समझे बगैर हम वहाँ कैसे पहुँच सकेंगे। किंग एटलस ने एक कागज निकाल कर मेज पर फैला दिया। बोला, मैंने तुम्हारे लिए नक्शा बना दिया है ताकि तुम रास्तों को अच्छी तरह समझ लो। वो मुझे रास्ते की तफसीलात समझाने लगा। बोला, सफर बहुत ज्यादा तवील नहीं है, लेकिन चूंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब है इसलिए तुम तेज रफ्तारी से सफर नहीं कर सकोगे। सफर का बेशतर हिस्सा पहाड़ी रास्तों पर मुश्तमिल है। तहजीब ने कहा, रास्तों की तो आप फिक्र ही न करें, ये हमारा काम है और हम इसे बखूबी कर सकेंगे। चंद ही मिनट में हमने सारी तफसीलात ज़हन नशीन कर ली। किंग ने कहा, आओ अब तुम्हें वो हथियार दिखा दूं जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। हम उसके साथ बाहर निकल आए। किंग ने हमें वो हथियार दिखाए जो वो हमारे साथ लाया था। हथियार देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने कहा, मैं तो इनके इस्तेमाल तक से नावाकिफ हूँ। किंग ने कहा, इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका मैं तुम्हें समझाऊंगा। और फिर उसने बड़ी तफसील से हर बात समझाई। थोड़ी देर बाद किंग एटलस की मौजूदगी में हम वहां से रुखसत हो रहे थे। लैंड रोवर की ड्राइविंग का काम तहजीब ने संभाल लिया था और मैं उसके बराबर बैठा हुआ था। नाहमवार पहाड़ी रास्तों पर लैंड रोवर उछलती कूदती चली जा रही थी। तहजीब के होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, बहुत खुश मालूम हो रही हो तुम, खैरियत तो है? तहजीब हंस पड़ी। उसने शरारत से भरपूर लहजे में कहा, तुम पर हुक्म चलाने में बड़ा मजा आ रहा है। मैंने एक सर्द आह भरकर कहा, मैंने तो चाहा था कि तुम्हारी हुक्मरानी मेरी जिंदगी के हर गोशे पर उम्र भर के लिए मुहित हो जाए, लेकिन हालात तुम्हें इसका मौका नहीं दे रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो बोली, बेवकूफ मत बनाओ। उस वक्त मैं तुम पर इस तरह हुक्म थोड़ी चला सकूंगी जिस तरह अब चला रही हूँ। लेकिन ये बताओ कि क्या तुम मुतमईन हो? मैंने कहा, नहीं, मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ तहजीब। तहजीब ने ताजुब से पूछा, क्यों? कौन सी चीज तुम्हारी बेइत्मीनानी का सबब है? मैंने कहा, किंग एटलस ने जिस तरह आंखें बंद करके हम दोनों पर एतमाद कर लिया है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तहजीब बोली, मेरे ख्याल में तो उसके हम पर एतमाद न करने की कोई वजह नहीं थी। मैंने कहा, ये तो है, लेकिन जिन हालात के तहत उसने हम पर एतमाद किया है वो ऐसे नहीं हैं कि उस पर शुबा किया जा सके। मगर मैं फिर भी मुतमईन नहीं हूँ। तहजीब बोली, मैं नहीं समझती कि कम से कम इस मामले में वो हमारे साथ कोई फरेब कर रहा है, और फरेब करने की वजह भी क्या हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा वो हम पर भी किसी ऐसे ही एजेंट होने का शुबा कर सकता है जो मसरूका फार्मूलों के हुसूल के लिए सरगर्दा हैं। लेकिन जिस हवाले से हम उससे मिले हैं, मेरा मतलब है फेरिक्स के हवाले से, तो उसके बाद ऐसा कोई इम्कान बाकी नहीं रह जाता। मेरी मालूमात के मुताबिक फेरिक्स उसका बेहतरीन दोस्त था। किंग एटलस उससे बहुत मुखलिस था। मैंने कहा, मेरे पास कोई दलील नहीं है। उसके पास हम पर एतमाद करने के बहुत काफी जवाज मौजूद हैं, लेकिन जिस तेजी से उसने हमें इस मामले में शरीक किया है वो मुझे खटक रहा है। तहजीब बोली, खुद को उसकी जगह रख कर सोचो अली। वो डिफॉस्टर वाले मामले में पढ़कर बुरी तरह पछता रहा था, तभी हम उसे मिल गए। गोया डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मैंने कहा, मैं ये कब कह रहा हूँ कि मेरा खदशा दुरुस्त ही साबित होगा? मुमकिन है ये महज मेरा वहम ही हो। तहजीब ने कहा, मुझे तो यकीन है कि तुम्हें वहम हो गया है। बाज बुरे लोग भी बड़ी खूबियों के मालिक होते हैं। मैंने हंसकर कहा, तुम्हारी इस आखिरी बात से इनकार करना मुमकिन नहीं। फिर अचानक ही मैं चौंक पड़ा। मैंने किसी किस्म की आवाजें सुनी थी। मैंने पलट कर देखा और मेरे शुबे की तस्दीक हो गई। 2 मर्सिडीज गाड़ियां हमारे ताक़ुब में आ रही थीं। वो खास किस्म की पहाड़ी रास्तों पर चलने वाली गाड़ियां थीं। मालूम नहीं वो कब और कहां से हमारे ताक़ुब में थीं। मैंने तहजीब को टहुका दिया। देख रही हो तहजीब, हमारे मुहाफिज आ पहुंचे हैं। तहजीब ने अक़ब नुमा आईने में देखते हुए कहा, मुमकिन है उन गाड़ियों में गैर मुतल्लिक लोग सफ़र कर रहे हों। मैंने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये इत्तेफाक तस्लीम करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। वो बोली, ये बात है तो तुम राइफल निकाल लो, स्टीयरिंग तो मैंने संभाल ही रखा है। तहजीब ने लैंड रोवर की रफ्तार बढ़ा दी और इसी मुनासिबत से लैंड रोवर को लगने वाले झटकों में इजाफा हो गया। हमारी गाड़ी की रफ्तार बढ़ते ही पिछली गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ गई। ये अंदाजा करना मुश्किल था कि उन गाड़ियों में कुल कितने अफराद हैं, इसलिए कि लैंड रोवर को लगने वाले झटके बेहद बढ़ चुके थे और मेरे लिए अपना तवाजुन तक बरकरार रखना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उन गाड़ियों पर निगाह जमाने का क्या सवाल था। मैं अपने हाथ में राइफल संभाले अपना तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश में मसरूफ था। फिर मैंने यके बाद दीगरे दोनों गाड़ियों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। मैं निशाना लेने की कोशिश जरूर कर रहा था, मगर ऐसे में निशाना लेना नामुमकिन ही था।
लेकिन इत्तेफाक हुआ कि मेरी चलाई हुई एक गोली ताक़ुब में आने वाली गाड़ियों में से एक की विंड स्क्रीन से टकरा ही गई। उस गाड़ी के स्क्रीन पर लकड़ी का जाला सा बन गया। जिन हालात से हम दो चार थे उसमें इतनी कामयाबी भी बहुत थी। मुतासिरा गाड़ी रुक गई जबकि दूसरी गाड़ी ने हमारा ताक़ुब जारी रखा। मैं समझ गया कि उस गाड़ी के ड्राइवर को यकीनन कोई नुकसान पहुंचा है, वरना वो भी ताक़ुब जारी रखती। फिर अचानक ही ताक़ुब में आने वाली गाड़ियों से ब्रेन गन की फायरिंग शुरू हो गई। कई गोलियां लैंड रोवर की बॉडी से मुख्तलिफ हिस्सों से टकराई थीं। यूं मालूम हुआ था जैसे लैंड रोवर पर गोलियों की बारिश हो गई हो। ये हमारी खुशकिस्मती ही थी कि हमारी गाड़ी को उन गोलियों से कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा और खुद मैं और तहजीब भी महफूज रहे। तहजीब तो गोया अकब से बिल्कुल ही बेखबर हो गई थी। उसकी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर थी। इससे कबल के मर्सिडीज से दूसरी बाड़ मारी जाती, सामने एक ढलान आ गई और लैंड रोवर ढलान में उतर गई। गोलियां हमारे काफी ऊपर से गुजरी थीं। यूं हम पर किया गया दूसरा हमला भी नाकाम हो गया। तीसरी बार फायरिंग हुई तो चढ़ाई शुरू हो गई और इस बार भी लैंड रोवर गोलियों की जद में आने से बच गई। पहाड़ी रास्ते बेहद पेचीदा थे और बिलाशुबा तहजीब उस वक्त बेहतरीन ड्राइविंग का मुजाहरा कर रही थी। अगर उससे जरा सी भी चूक हो जाती तो कोई भी पहाड़ी मोड़ मौत का पैगाम्बर साबित हो सकता था। लेकिन वो पहाड़ी रास्ते थे जहां माहिर तरीन ड्राइवर भी गलती करने पर मजबूर हो जाते हैं, और फिर वो रास्ते भी हमारे लिए अजनबी थे। एक खतरनाक मोड़ काटते हुए सामने चट्टान आ गई और तेज रफ्तार लैंड रोवर उस चट्टान से टकरा गई। जबरदस्त धचके ने मुझे उछालकर अगली सीट पर फेंक दिया। तहजीब स्टीयरिंग की वजह से बच गई थी, वरना उसका हशर तो बहुत ही बुरा होता। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, गाड़ी से कूद जाओ तहजीब। एक ही लम्हे में मुझे अंदाजा हो गया था कि अब उस गाड़ी से निकल जाने में ही हमारी निजात है। मेरे अकब में तहजीब ने भी गाड़ी से छलांग लगा दी। हम कुछ देर तक लुढ़कने के बाद रुक गए। उस मकाम पर ढलवान खतरनाक नहीं थी। हमारे पास इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि अपनी चोटों का ही जायजा ले सकते। अकब में आने वाली मर्सिडीज अब करीब आ चुकी थी। मुझे मालूम था कि मर्सिडीज जिस रफ्तार से चल रही है उस पर तसादुम लाजमी है। वो मोड़ वैसे भी खतरनाक था और अब तो वहां लैंड रोवर भी रास्ता रोक के खड़ी थी। चंद लम्हों के अंदर मर्सिडीज नमदार हुई और पूरी कुव्वत से लैंड रोवर से जा टकराई। मर्सिडीज के ड्राइवर ने आखिरी वक्त में इस तसादुम से बचने के लिए स्टीयरिंग काटने की कोशिश की थी, मगर उसकी बदकिस्मती थी कि उसकी ये कोशिश मनफी नताइज सामने लाई। शदीद तसादुम और स्टीयरिंग काटने के नतीजे में मर्सिडीज गाड़ी लैंड रोवर समेत दूसरी जानिब वाली गहरी खाई में जा गिरी। कुछ देर बाद धमाके सुनाई दी। मैं दौड़ता हुआ किनारे तक पहुंचा। दूर गहराई में दोनों गाड़ियां धड़ाधड़ चल रही थीं।